हेलो बच्चों, मेरे YouTube चैनल दीपा स्वामी में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे क्लास 10th का 5th चैप्टर तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, उसका पार्ट 2। इसका पार्ट 1 हम कर चुके हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी। वहां से आप इसको देख सकते हैं और इस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स की PDF का लिंक भी मैंने वहां आपको दे रखा है, तो उसे डाउनलोड करके आप नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस चैप्टर का जो पार्ट 1 था उसमें हमने क्या चर्चा करी थी। सबसे पहले हमने तत्वों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है वो देखा था। उसके बाद किन किन वैज्ञानिकों ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान निभाया था, इस फील्ड में कार्य किया था, उसकी चर्चा की थी। तो सबसे पहले जो हमारे वैज्ञानिक आए थे क्लासिफिकेशन के लिए, वर्गीकरण के लिए, वो कौन से थे? डॉबराइनर। डॉबराइनर ने एक त्रिक नियम दिया था। डॉबराइनर का त्रिक नियम सबसे पहले इन्होंने दिया था वर्गीकरण के लिए। इस नियम के अकॉर्डिंग क्या था कि इन्होंने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। तत्वों को किस प्रकार अरेंज किया था? परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम, आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में इसे व्यवस्थित किया था। लेकिन यह नियम भी ज्यादा सफल नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि इन्होंने सिर्फ 9 ही तत्वों को अरेंज किया था, 3 ही त्रिक बनाए थे। इस वजह से यह नियम अस्वीकार कर दिया गया। उसके बाद में आए थे न्यूलैंड। न्यूलैंड ने जो नियम दिया था उसका नियम का नाम क्या था? न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम, इस नियम में भी क्या था कि इन्होंने जो डॉबराइनर ने परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया था, न्यूलैंड ने भी यही कॉन्सेप्ट अपनाया था। जो भी तत्व थे उस टाइम जिनकी खोज की जा चुकी थी, उन्हें परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। लेकिन यह और इस नियम में क्या था कि जो 8वां तत्व है आने वाला, उसके गुणधर्म जो है पहले तत्व के समान थे। इस प्रकार से इनका ये नियम था। लेकिन यह नियम भी अस्वीकार कर दिया गया। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग के जो 20 तत्व थे कैल्शियम तक, उन्हें ही न्यूलैंड अरेंज कर पाया, आगे के तत्वों को व्यवस्थित नहीं कर पाया। इसलिए ये नियम भी अस्वीकार कर दिया गया। न्यूलैंड के बाद में आए थे मैंडलिफ। मैंडलिफ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी हमारे आवर्त सारणी को बनाने में। उन्होंने आवर्त सारणी बनाई थी जिसमें हमारे 8 तो वर्ग थे और 6 हमारे आवर्त थे। तो मैंडलिफ तीसरे जो वैज्ञानिक थे, तीसरा नियम आया था मैंडलिफ की आवर्त सारणी। मैंडलिफ की आवर्त सारणी, मैंडलिफ ने भी अपनी आवर्त सारणी बनाने का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो सेम रखा जो पहले वाले वैज्ञानिकों ने रखा था, परमाणु द्रव्यमान का आरोही क्रम। उसी हिसाब से अपनी आवर्त सारणी को अरेंज किया था। लेकिन इसकी आवर्त सारणी में भी 3 महत्वपूर्ण कमियां रह गई थी। वो कमियां कौन सी थी? पहली कमी ये थी कि वह हाइड्रोजन को स्थान नहीं दे पाए। हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं थी कि इसे कहां रखा जाए। इसे हम क्षार धातु के साथ रखें या हैलोजन के साथ रखें, पहली कमी ये थी। दूसरी कमी ये थी कि जब आवर्त सारणी बनी मैंडलिफ की, इनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो क्या था? परमाणु द्रव्यमान का आरोही क्रम। यह आरोही क्रम कई स्थान पे टूटा। तो परमाणु द्रव्यमान का आरोही क्रम टूटना, ये उसकी दूसरी कमी रही। 3 जगह हमने तोड़ा था, आवर्त सारणी में देखा था। सबसे पहले हमने एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के बीच तोड़ा, फिर वेनेडियम और क्रोमियम, कोबाल्ट और निकल, टेल्यूरियम और आयोडीन। इन 4 तत्वों में परमाणु द्रव्यमान का जो आरोही क्रम का जो कॉन्सेप्ट था वो हमारा टूटता है। इनका द्रव्यमान कम था,
फिर भी इन्हें बाद में रखा गया। इसका ज्यादा था, फिर भी इन्हें पहले रखा गया। तीसरी कमी आती है कि इन्होंने समस्थानिकों को स्थान नहीं दिया। समस्थानिकों को स्थान नहीं दिया, क्योंकि जब ये आवर्त सारणी बनी उस टाइम समस्थानिकों की पहचान हो चुकी थी, और समस्थानिकों में परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है तत्वों का। तो परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होने की वजह से उन्हें भी परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित रखना चाहिए था, लेकिन मेंडलीफ नहीं रख पाए, तो ये भी इनकी कमी थी। और चौथी कमी क्या थी कि जो भी उन दो तत्वों के बीच जगह छोड़ी थी कि नए तत्व यहाँ पे आ सकते हैं, तो वो पहचान नहीं हो पाई कि बीच में कितने नए तत्व आएंगे। नए तत्व तो आएंगे, पर एक आएंगे, दो आएंगे, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान तो है वो पॉइंटों में भी आता है, पॉइंटों में भी बढ़ सकता है। तो जैसे मान लो 1 और 2 के बीच तो हमारे 1.2 भी होता है, 1.3 भी होता है, तो परमाणु द्रव्यमान तो पॉइंटों में भी आ रहा था। तो इनके बीच कितने नए तत्व और आ सकते हैं, इसकी पहचान भी नहीं हो पा रही थी। तो इस प्रकार से ये 4 कमियां थी मेंडलीफ की आवर्त सारणी की, जिस वजह से मेंडलीफ की आवर्त सारणी को भी अस्वीकार कर दिया गया, मान्यता नहीं मिली। इस आवर्त सारणी की जो भी कमियां थी उसे किसने सुधारा? हेनरी मोजले ने। हेनरी मोजले ने जो आवर्त सारणी बनाई उसे हम क्या बोलते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी बोलते हैं, और वर्तमान में उसी आवर्त सारणी का हम अध्ययन करते हैं। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी के बाद में आती है आधुनिक आवर्त सारणी। तो इस क्लास में हम इसी के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे कि ये आवर्त सारणी क्या है, इसकी क्या विशेषता है, किस प्रकार से बनाई, क्या क्या इसमें गुण होते हैं, वो इसकी चर्चा करेंगे। तो इसका निर्माण किसने किया? मोजले ने। पहले जो हमने देखा कि सभी वैज्ञानिकों ने अपने वर्गीकरण का आधार क्या रखा था? परमाणु द्रव्यमान का आरोही क्रम, यानी परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में इसने तत्वों को व्यवस्थित किया था। लेकिन मोजले ने यह आधार नहीं रखा। उन्होंने अपनी सारणी को किस हिसाब से अरेंज किया, किस हिसाब से व्यवस्थित किया? परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में। तो इसने आधार क्या लिया था? परमाणु क्रमांक। यही इनकी आवर्त सारणी की सफलता की विशेषता थी कि इन्होंने तत्वों को परमाणु क्रमांक के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। परमाणु क्रमांक के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। तो इन्होंने क्या पाया कि जब तत्वों को उनकी परमाणु क्रमांक के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो एक निश्चित अंतराल के बाद में उनके गुणों में रिपीटेशन होता है, समानता पाई जाती है। तो इस सिद्धांत के आधार पर इन्होंने एक नियम दिया जिसे हम आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। आधुनिक आवर्त नियम क्या है कि तत्वों के जो गुणधर्म होते हैं वो उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। आवर्त नियम क्या है? तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि आधुनिक आवर्त नियम क्या है। तो हमें ये परिभाषा ऐसी कैसे लिखनी, इसमें कोई जोड़ तोड़ नहीं करना है कि तत्वों के गुणधर्म होते हैं उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। तो यहाँ पे जो परमाणु क्रमांक है ये इनके आवर्त नियम का मूल आधार है। तो इसे हम अंडरलाइन करके लिखेंगे ताकि हम इसे हाईलाइट कर सकें। बाकी पहले परमाणु द्रव्यमान को सबको आधार मान रहे थे, लेकिन इसने किसको आधार माना? परमाणु क्रमांक को। तो परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं गुणधर्म। आवर्त फलन का मतलब क्या है कि सेम टाइम पीरियड के बाद में उनका रिपीटेशन हो रहा, उनका दोहरान हो रहा है।
ये इनके आवर्त सारणी का आवर्त नियम था। अब हम चर्चा करेंगे कि उनकी आवर्त सारणी कैसी थी, कैसे इन्होंने बनाया, क्या क्या रखा, किस हिसाब से इसको अरेंज किया। तो इनकी आवर्त सारणी की विशेषता क्या थी? आधुनिक आवर्त सारणी है ये हमारी, इसमें हम देख रहे हैं कि जो 18 लाइनें हैं वो हमारी खड़ी लाइनें हैं, वर्टिकल कॉलम है या ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। ये नंबरिंग दिख रही है आपको 1 से लेकर के 18 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये जो 18 हमारी खड़ी लाइनें हैं उसे हम क्या बोलते हैं? वर्ग या समूह, जिसे इंग्लिश में ग्रुप कहते हैं। तो वर्ग कितने हो गए आधुनिक आवर्त सारणी में? 18। ऐसे ही हमारी 7 पंक्तियां हैं 1 से लेकर के 7 तक। ये कैसी हमारी क्षैतिज पंक्तियां हैं, हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? आवर्त या पीरियड। तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग कितने हो गए? 18 और आवर्त कितने हो गए? 7। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम एक एक आवर्त की और एक एक वर्ग की चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम वर्ग की समूह की बात करेंगे। तो पहला जो समूह है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, इसे हम क्या बोलते हैं? क्षारीय धातु। क्षारीय धातु क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका नेचर इलेक्ट्रॉन त्यागने का है, इसलिए धातु है। और इलेक्ट्रॉन जब निकलते हैं तो क्षार का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन देने का, इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे? क्षारीय धातु। दूसरा जो हमारा वर्ग है इसको हम सामूहिक रूप से क्या कहेंगे? क्षारीय मृदा धातु, क्योंकि इनका नेचर इलेक्ट्रॉन देने का है और यह मिट्टी में पाई जाती है, इसलिए हम दूसरे वर्ग को क्या बोलते हैं? क्षारीय मृदा धातु। पहला और दूसरा जो वर्ग है वो हमारे कैसे तत्व है? एस ब्लॉक के तत्व। हमने तत्वों को 4 भागों में वर्गीकृत किया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो पहला और दूसरा जो हमारा वर्ग है उसके जो तत्व हैं वो हमारे कौन से ब्लॉक में आते हैं? एस ब्लॉक के तत्वों में आते हैं। 13 से लेकर के 18 तक के जो तत्व हैं वो हमारे किस में आते हैं? पी ब्लॉक के तत्वों में। तो इसके अंतर्गत जो हमारा 18 नंबर का जो वर्ग है इसमें अष्टक पूरा भर जाता है। तो ये गैस किसी से कोई क्रिया नहीं करती है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? निष्क्रिय गैस, अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैसें। इससे पहले जो हमारा 17वां वर्ग है इनके ऊपर सबके ऊपर -1 आवेश होता है, क्योंकि इन्हें अपना अष्टक पूरा भरने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता और होती है। तो 17वें वर्ग को हम सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं? हैलोजन समूह, हैलोजन वर्ग। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये सारे हमारे क्या है? हैलोजन समूह। 16वें में सबसे ऊपर हमारा ऑक्सीजन आता है, तो इसे हम ऑक्सीजन परिवार कहते हैं। 15वां समूह हमारा नाइट्रोजन परिवार, कार्बन परिवार और बोरोन परिवार। इस प्रकार से हमने इन सभी समूहों को नाम दिया है। पी ब्लॉक में हम एक लाइन में हमारे देखो 6 तत्व हैं, तो पी ब्लॉक में हम कितने तत्व भरते हैं? 6। हर एक लाइन में हमें 6 तत्व मिलेंगे। और एस ब्लॉक में हर एक लाइन में, हर एक आवर्त में कितने तत्व मिल रहे हैं? 2 मिल रहे हैं। तो एस ब्लॉक के में हम अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं और पी में हम 6 भरते हैं। अब हमारा आता है 3rd नंबर पे डी ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक के तत्व हमारे 21 से शुरू होते स्कैंडियम से। इनका वर्ग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? तीसरे से लेकर के 12 तक का जो समूह है, टोटल हमारे 10 वर्ग हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तीसरे से लेकर के 12 तक के जो वर्ग हैं वो हमारे डी ब्लॉक के तत्व हैं और इसमें टोटल एक लाइन में हमारे 10 तत्व आते हैं। तो इस प्रकार से हमारी 3 लाइनें हैं इसमें। पहली ये वाली लाइन है जो चौथे आवर्त में आती है, इसे हम क्या कहेंगे? पहली डी ब्लॉक की सीरीज जो हमारी स्कैंडियम से लेकर के 21 से लेकर के 30 नंबर पे जिंक पे खत्म होती है। दूसरी जो है 5वें आवर्त में आएगी जो
39 नंबर पे यटरबियम है, वहां से स्टार्ट होकर के कैडमियम पे समाप्त होती हैं। और नेक्स्ट जो है लैंथेनम से मरकरी तक समाप्त होती है। तो इस प्रकार डी ब्लॉक के जो तत्व हैं उसकी 3 श्रेणियां पाई जाती हैं, इन्हें हम संक्रमण तत्व कहते हैं। और एक श्रेणी के अंदर 10 तत्व पाए जाते हैं। डी ब्लॉक के बाद तत्व आता है हमारा एफ ब्लॉक के तत्व। एफ ब्लॉक के तत्व आप देख रहे हो, इनको नीचे रखा गया है, जबकि इनके आवर्त का अगर हम नाम देखें तो छठे और 7वें आवर्त में ही है। छठा आवर्त ये रहा और 7वां आवर्त हमारा ये रहा। तो ये छठे और 7वें आवर्त में होने के बावजूद भी हमने इसको अलग से क्यों रखा है? इसके जो एफ ब्लॉक की 2 श्रेणियां पाई जाती हैं। पहली श्रेणी में हमारे सीरियम से लेकर के लुटीशियम तक के तत्व होते हैं और दूसरी में थोरियम से लेकर के लॉरेंसियम तक के तत्व पाए जाते हैं। इन दोनों श्रेणियों में हमारे 14 तत्व प्रेजेंट होते हैं। और ये कहां से स्टार्ट होती है? यहाँ पे आपको दिख रहा है 57 पे लैंथेनम के बाद में हमने जगह छोड़ी है। तो ये जो हमारे एफ ब्लॉक के तत्व हैं वो लैंथेनम 57 के बाद में आएगा 58 से लेकर के 71 तक के जो तत्व हैं वो हमारे इस जगह आएंगे। फिर 72 शुरू हो रहा है। तो यहाँ 57 के बाद में 72 हमारा परमाणु क्रमांक आ रहा है। क्यों आ रहा है? कि बीच में जो 14 तत्व थे वो हमारे कौन से हैं? एफ ब्लॉक की पहली श्रेणी जो है वो यहाँ पाई जाती है। तो इसमें लैंथेनम के बाद में ये तत्व आते हैं, तो हम पहली श्रेणी को क्या बोलते हैं? लैंथेनाइट। ऐसा ही हमारा यहाँ 7वें आवर्त में है। एक्टिनियम 89 नंबर पे है। इसके बाद जो नेक्स्ट आने वाला तत्व है वो कितना है हमारा? 104 नंबर पे है। तो बीच में आने वाले 14 तत्व कौन से हैं? ये जो दूसरी हमारी श्रेणी है जिससे हम एक्टिनियम के बाद में स्टार्ट होती है, इसलिए हमें इससे क्या बोलते हैं? एक्टिनाइट श्रेणी, जो थोरियम से लेकर के 90 से स्टार्ट होती है और 103 लॉरेंशियम पे खत्म होती है। ये तत्व हमारे यहाँ पे पाए जाते हैं। अब इन तत्वों को हमने अलग से क्यों रखा? क्योंकि ये 14 तत्व अगर हमारे यहाँ पे आते बीच में तो हमारी आवर्त सारणी का स्वरूप बहुत बड़ा हो जाता। बड़ा होने से क्या होता? बहुत ही अनियमित ये लगती, हमें देखने में पढ़ने में असुविधाजनक लगती। इसलिए मोजले ने इनको अलग से नीचे लिखा, नीचे व्यवस्थित किया, ताकि इसका जो क्रम है, उसकी व्यवस्था है वो डिस्टर्ब नहीं हो। तो इस प्रकार सारे तत्वों को हेनरी मोजले ने अपनी आवर्त सारणी में स्थान दिया और इस सारणी में, अपने नियम में, आवर्त सारणी में उसने क्या विशेषता रखी कि परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में इसने इसको अरेंज किया। अब हम बात करें आवर्त की। वर्ग की हमने चर्चा कर ली कि 18 वर्ग हैं, इनके नाम क्या हैं। इन सभी तत्वों को हमने 4 ब्लॉक में बांटा है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अब हम चर्चा करेंगे आवर्त की। पहले आवर्त में देखें तो पहले आवर्त में ओनली 2 ही तत्व प्रेजेंट हैं। एक तो हमारा हाइड्रोजन प्रेजेंट है और अगर हम लास्ट में चाहते हैं तो कौन सा तत्व प्रेजेंट है? हीलियम। 2 ही तत्व प्रेजेंट है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? अति लघु आवर्त। दूसरे और तीसरे तत्व की चर्चा करें तो इसमें हमारे टोटल 8 तत्व होते हैं। 2 तो हमारे लेफ्ट साइड में है एस ब्लॉक के तत्व और 6 हमारे राइट साइड में है पी ब्लॉक के तत्व। तो 2 और 6 टोटल कितने तत्व हो गए? हमारे 8 तत्व हो गए। तो दूसरे और तीसरे आवर्त को हम क्या बोलते हैं? लघु आवर्त। ये तो अति लघु आवर्त है पहला वाला, इसमें ओनली 2 ही तत्व प्रेजेंट है। और दूसरे और तीसरे को हम क्या बोलते हैं? लघु आवर्त, इसमें 8 तत्व प्रेजेंट है। इसके बाद आता है हमारा चौथा और पांचवा आवर्त। इसमें टोटल कितने तत्व प्रेजेंट हैं? 2 तो हमारे एस ब्लॉक के तत्व हैं, 10 हमारे डी ब्लॉक के तत्व हैं और 6 हमारे पी ब्लॉक के तत्व हैं। 10 और 2 12, 12 और 6 18। टोटल कितने तत्व आ गए? 18 आ गए। थोड़ा इनका विस्तार हो गया, इसलिए हम चौथे और पांचवें आवर्त को क्या बोलते हैं? दीर्घ आवर्त।
छठे और सातवें की चर्चा करें तो इसमें हमारे एस, पी और डी के अलावा यहाँ पे हमने देखा था बीच में हमारे एफ ब्लॉक के तत्व भी सम्मिलित हो रहे हैं, जो कितने हैं 14 हैं। तो छठे और सातवें में 14 तत्व हमारे ऐड और हो जाएंगे, तो टोटल कितने तत्व हो गए 32। इसलिए हम छठे और सातवें आवर्त को क्या बोलते हैं, अति दीर्घ आवर्त, कि इसमें पूरे 32 तत्व हैं। इसका बहुत ज्यादा विस्तार हो गया है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, अति दीर्घ आवर्त। पहला अति लघु आवर्त, दूसरा और तीसरा लघु आवर्त, चौथा और पांचवा आवर्त है वो कैसा है, दीर्घ आवर्त, और छठा और सातवां आवर्त कैसा है, अति दीर्घ आवर्त। तो इस प्रकार हमने इसके सभी आवर्त और वर्ग की चर्चा कर ली। अब हम क्या देखेंगे कि इस आवर्त आधुनिक आवर्त सारणी अभी देखिए हमने हेनरी मोजले ने दी थी, और उसने नियम क्या दिया कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। परमाणु क्रमांक इनकी सारणी का मूल आधार था, इसलिए हमें इसे हाईलाइट करना है। तो इनकी आवर्त सारणी में जो खड़ी लाइनें थी, ऊर्ध्वाधर वर्टिकल कॉलम थे, उसे हमने क्या कहा था, वर्ग। वर्ग कह दो, समूह कह दो, या इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं इसे, ग्रुप। खड़ी लाइनों को क्या कहा, ग्रुप कहा, और इनकी संख्या कितनी थी 18। और जो हमारी क्षैतिज पंक्तियां थी, आडी लाइनें थी, इसे हमने क्या बोला, आवर्त। आवर्त या पीरियड। तो आवर्त की संख्या कितनी थी 7। 18 तो वर्ग थे और 7 ही इसमें आवर्त थे। तो ये जो हमारा 18 वर्ग है, इनमें कुछ वर्गों को विशेष नाम दिया गया जो हमें पता होना चाहिए। जैसे पहला जो वर्ग था, इसको क्या नाम दिया, क्षारीय धातु। तो पहले वर्ग में जो भी तत्व आए उसको क्या कहा, क्षारीय धातु कहा। अब ये नाम क्यों रखा, क्योंकि पहले वर्ग के जो तत्व हैं उनके बाह्यतम कोश को हम देखें तो सबके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन होता है तो वो एक इलेक्ट्रॉन इजीली त्याग देते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसे हम धातु बोलते हैं, और जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उसका नेचर उतना ही क्षारीय होगा। इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा, क्षारीय धातु। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे हमारे कौन से फर्स्ट वर्ग के जो तत्व हैं, क्षारीय धातु। दूसरा जो वर्ग था उसका हमने नाम क्या रखा, क्षारीय मृदा धातु। दूसरे वर्ग को हम बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागने का नेचर है इजीली। बाह्यतम कोश में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इजीली त्याग देते, कोई परेशानी नहीं होती, तो क्षारीय धातु बोला। और ये मिट्टी में पाए जाते हैं, इनकी उपस्थिति कहाँ होती है, मिट्टी में होती है, इसलिए इन्हें हमने क्षारीय मृदा धातु बोला। ऐसे ही हमारा जो 17 नंबर का जो वर्ग है, 17 नंबर का, इसको हम सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, हैलोजन वर्ग। हैलोजन वर्ग में कौन कौन तत्व आते हैं हमारे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इन सब के ऊपर -1 आवेश होता है। क्यों होता है, क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण करना पड़ता है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की वजह से -1 इनके ऊपर आवेश आता है। तो इन्हें हम सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं, हैलोजन वर्ग। 17 वर्ग के बाद में जो 18 वर्ग है, इसे हम क्या बोलते हैं, उत्कृष्ट गैसें। उत्कृष्ट गैसें या अक्रिय गैसें। 17 वर्ग के जो भी तत्व हैं इनका अष्टक पूरा भर जाता है, इसलिए किसी से कोई क्रिया नहीं करते हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं, उत्कृष्ट गैसें या अक्रिय गैसें। इसमें कौन सी हमारी, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, ये सारी जो है वो हमारी अक्रिय गैस है, इनका विन्यास पूरा भरा हुआ है। तो इन चारों वर्ग को सामूहिक रूप से एक नाम दिया गया है जो हमें ध्यान रखना है
इसके बाद में आवर्त सारणी में जितने भी तत्व थे उनको हमने 4 भागों में वर्गीकृत किया। अभी हमने आवर्त सारणी जब एक्सप्लेन की चार्ट में तब उसकी हमने चर्चा भी करी थी। 4 वर्ग कौन से थे? पहला जो वर्ग था वो है हमारा एस ब्लॉक के तत्व। एस ब्लॉक के तत्व में हमारे पहला और दूसरा वर्ग सम्मिलित किया था। पहले वर्ग को हमने क्या कहा? क्षारीय धातु, और दूसरे वर्ग को क्या कहा? क्षारीय मृदा धातु। दूसरा वर्ग आता है हमारा पी ब्लॉक के तत्व, जिसके अंदर हमारे कहां से कहां शुरू हो रहे थे? 13 से लेकर के 18 तक, 14 से लेकर के 18, 6 ग्रुप थे। 14, 15, 16, 17, 18, 13 से लेकर के 18 तक के हमारे जो वर्ग थे वो हमारे पी ब्लॉक के तत्वों में आ रहे थे। तीसरा आता है हमारा डी ब्लॉक के तत्व। इसमें कहां से कहां शुरू हो रहा था? 3 से लेकर के 12 तक के जो वर्ग हैं, जिसमें हमारे 10 वर्ग सम्मिलित थे। इसमें हमारे 6 वर्ग थे, इसमें 10 वर्ग हैं और इसमें 2 वर्ग थे। वो हमारे कौन से हैं? डी ब्लॉक के तत्व। चौथे नंबर पे हमारा आया था एफ ब्लॉक के तत्व, जिसके हमारी 2 श्रेणियां थी। पहली श्रेणी को हमने कहा था लैंथेनाइड श्रेणी और दूसरी श्रेणी थी हमारी एक्टिनाइड श्रेणी। ये हमारे 6ठे और 7वें आवर्त में आते हैं, जिसमें हमें लैंथेनाइड में 14 तत्व हैं और एक्टिनाइड में भी 14 तत्व हैं। डी ब्लॉक की हमारी 3 श्रेणियां थी। पहली, दूसरी, तीसरी, तीनों में हमारे 10-10 तत्व प्रेजेंट थे। पी ब्लॉक में हमारे एक आवर्त में अंदर 6 तत्व पाए जाते हैं। तो इस प्रकार हमने आवर्त सारणी के सभी तत्वों को 4 भागों में वर्गीकृत किया। एस ब्लॉक के तत्व, जिसमें 2 तत्व, एक श्रेणी में हमारे 2 तत्व आते हैं, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। अब जो नेक्स्ट हमारा आता है आवर्त के बारे में, कि जो भी हमारे इसके अंदर हमारे 7 आवर्त हैं, तो आवर्त को हम क्या कह सकते हैं? इनकी कोश की संख्या भी कह सकते हैं, वही उनका कोश है, कक्षा है या ऊर्जा स्तर है। ऊर्जा स्तर ये क्या होते हैं? जब भी हम किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो केंद्र में हमारा क्या होता है? नाभिक होता है, और नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसके चारों ओर जो कक्षाएं होती हैं उसमें क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। तो जो पहली कक्षा होती है इसे हम क्या बोलते हैं? के बोलते हैं। दूसरी कक्षा को हम एल कहते हैं, तीसरी को हम एन कहते हैं और चौथी को हम क्या कहेंगे? एल कह देंगे। तो इसमें एन का मान 1 है, इसमें एन का मान 2 है, इसमें एन का मान 3 है और इसमें एन का मान 4 है। तो ये जो हमारी कक्षाएं हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, वो उसे हम कक्षा भी कह सकते हैं, कोश भी कह सकते हैं और ऊर्जा स्तर भी कह सकते हैं। तो ये जो ऊर्जा स्तर है, कक्षा है, वो कैसे पता चलेगी? कि जो हमारा आवर्त है वही हमारी कक्षा है। तो पहले आवर्त में हमने देखा है 2 ही तत्व प्रेजेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम। तो हमारे पहले आवर्त में ओनली पहली कक्षा होगी, और पहली कक्षा कौन सी? हमारी ओनली के। तो पहली कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है वो हमें के में ही भरने पड़ेंगे। दूसरे आवर्त की बात करें तो दूसरे आवर्त में हमारा कक्षा कौन से शुरू हो रही? एल भी स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन हमारे के और एल दोनों में भरे जाएंगे। तो इस प्रकार आवर्त जो है वो किसको बता रहा है? इंडिकेट कर रहा है कोश को, कक्षा को या ऊर्जा स्तर को। और ये क्या होते हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन किसमें व्यवस्थित है, किसमें भरे जा रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? कक्षा कहते हैं। तो किसी कक्षा के अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे उसका एक फॉर्मूला होता है
कि अधिकतम भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इस संख्या निकालने का एक फॉर्मूला है हमारा। फॉर्मूला क्या है? 2n²। यहाँ पे n क्या है? हमारा ऊर्जा स्तर है, जिसका मान अभी हमने देखा था 1 2 3 4 इस प्रकार से आगे बढ़ रहा था। तो जब हम n की जगह 1 2 3 4 रखेंगे तो हमें प्रत्येक ऊर्जा स्तर में कितने इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं उसकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। जैसे सबसे पहले अगर मैंने n का मान 1 रखा तो उसमें हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? n की जगह 1 रखूं तो n1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है। तो अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2। अगर मैंने n का मान 2 रखा तो क्या आंसर आएगा? 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। 4 को 2 से गुणा किया तो 8, यानी n इक्वल टू 2 रखने पर हम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। n का मान 3 रखने पर वैल्यू रखो, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 का वर्ग 9, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18। n की जगह अगर 4 वैल्यू रखेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा? 4 का स्क्वायर क्या होगा? 4 इंटू 4 16, और 16 को हम जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएंगे? 32। तो इस प्रकार हम किस ऊर्जा स्तर में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं इस फॉर्मूले के द्वारा हम निकाल सकते हैं कि n की वैल्यू 1 रखी तो हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। n की वैल्यू 2 रखने पर 8, 3 से 18 और 4 से 32। इस प्रकार से हम इनको इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने का फॉर्मूला हमारी क्या है? 2n², जहां पे n हमारा क्या है? ऊर्जा स्तर है, और इसका मान क्या होता है? 1 2 3 4 सो ऑन, आगे इस प्रकार से चलता जाता है। और ऊर्जा स्तर क्या होते हैं कि नाभिक के चारों ओर परमाणु जिन कक्षाओं में व्यवस्थित होते हैं, चक्कर लगाते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? ऊर्जा स्तर कहते हैं। तो इस प्रकार अभी हमने आधुनिक आवर्त सारणी देख ली क्या होती है। अब इस आवर्त सारणी में मेंडलीफ की जितनी भी कमियां थी, तीनों कमियां दूर हो गई। तीनों कमियां दूर कैसे हो गई? पहली कमी उसकी क्या थी कि उसका परमाणु द्रव्यमान का जो आरोही क्रम है वो टूट रहा था। मेंडलीफ की पहली कमी क्या थी कि परमाणु द्रव्यमान का आरोही क्रम टूटना। अब मोजले ने क्या किया था अपनी आवर्त सारणी में? परमाणु क्रमांक को आधार माना था, परमाणु द्रव्यमान को आधार माना ही नहीं था। तो जो इस परमाणु द्रव्यमान का आरोही क्रम हमारा टूट रहा था, जैसे कि एल्यूमिनियम और सिलिकॉन में टूटा, तो एल्यूमिनियम तो हमारा 13 नंबर पे है, सिलिकॉन 14 नंबर पे है, वेनेडियम और क्रोमियम में ये 23 पे है, ये 24 पे है, कोबाल्ट और निकल में कोबाल्ट हमारा 27 पे आता है, निकल 28 पे आता है। यहाँ पे हमारा क्रम टूटा था। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में क्या था? हमने आधार क्या लिया? उनका परमाणु क्रमांक, और परमाणु क्रमांक तो पहले एल्यूमिनियम का ही आता है सिलिकॉन से, वेनेडियम क्रोमियम से पहले आता है, और निकल से पहले कोबाल्ट है। तो हमारे ये क्रम टूटने की कोई समस्या रही ही नहीं, क्योंकि हमने जो हमारी आवर्त सारणी बनाई थी उसका आधार क्या लिया है? परमाणु क्रमांक। तो ये समस्या दूर हो गई। दूसरी समस्या क्या थी? समस्थानिक वाली, कि मेंडलीफ ने क्या किया था? अपनी आवर्त सारणी में समस्थानिकों को स्थान नहीं दिया। ये समस्या भी दूर हो गई। क्यों? क्योंकि इसने अपनी आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक को आधार माना, न कि द्रव्यमान को। और समस्थानिकों में क्रमांक होता है वो सेम होता है। समस्थानिक जो होते हैं
जितने भी समस्थानिक होते हैं किसी तत्व के, सभी में जो परमाणु क्रमांक होता है वो एक ही है। जैसे हाइड्रोजन का हमने देखा था 3 समस्थानिक हैं, एक तो हमारा प्रोटियम 1H1, ड्यूटेरियम 1D2 और टाइट्रियम 1T3, 3 समस्थानिक थे। तो इन तीनों में हम देख रहे हैं परमाणु क्रमांक तो सेम है, 1 ही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि हम आधार किसको मान रहे हैं, परमाणु क्रमांक को मान रहे हैं। तो ये तीनों हमारे एक ही जगह रहेंगे, हाइड्रोजन की जगह। तो समस्थानिक वाली समस्या दूर हो गई। तीसरी समस्या क्या हुई, तीसरी कमी क्या थी मेंडलीव की आवर्त सारणी की, कि जो भी इसने जगह छोड़ी थी तो वो ये नहीं बता पाया था कि इनके बीच और कितने नए तत्व आएंगे। जैसे इसने मान लो हाइड्रोजन और हीलियम को ही इसने रखा, इसका परमाणु द्रव्यमान 1 है, इसका 4 है, तो इनके बीच और नए कितने तत्व आएंगे हम पता नहीं कर सकते। कि परमाणु द्रव्यमान तो है वो पॉइंटों में भी बढ़ रहा है, तो इनके बीच 1 2 3 4 भी आ सकते हैं, 1.5 1.6 ऐसे द्रव्यमान वाले तत्व भी आ सकते हैं। तो हमें ये नहीं पता चल रहा था कि इनके बीच और कितने नए हमारे तत्व आ सकते हैं। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में कमी दूर हो गई। क्यों दूर हो गई, कि इसने द्रव्यमान को आधार नहीं माना, इसने आधार किसको माना, परमाणु क्रमांक को। और क्रमांक है इसका 1 है, इसका 2 है, और परमाणु क्रमांक जो है हमारे पूर्णांक में बढ़ रहे थे, पॉइंटों में नहीं बढ़ रहे थे। यानी 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 ही आएगा, 3 के बाद 4 ही आएगा, इसमें कोई पॉइंटों वाली संख्या नहीं आएगी। इसलिए ये कमी भी मेंडलीव की आवर्त सारणी की जो थी वो आधुनिक आवर्त सारणी में दूर हो गई। इसलिए आधुनिक आवर्त सारणी को मान्यता मिली और आज भी हम इसी का ही अध्ययन करते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी से गुणों में क्या परिवर्तन आया। सेम टाइम पीरियड के बाद में गुण रिपीट हो रहे हैं, कौन कौन से रिपीट हो रहे हैं, वर्ग में जाने पर क्या चेंज आ रहा है, आवर्त में जाने पर क्या चेंज आ रहा है, किस प्रकार से बढ़ रहे हैं, किस प्रकार से घटने हैं। तो एक एक करके हम इन गुणों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो इसमें गुण आएगा वो हम क्या देखेंगे, संयोजकता। कि संयोजकता का ग्रुप में, आवर्त में, समूह में किस प्रकार से परिवर्तन आता है। संयोजकता, जिसे हम वैलेंसी भी कहते हैं, संयोजकता क्या होती है, सामान्य भाषा में हम क्या बोले उसको, कि बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं उसे हम संयोजकता कहते हैं। कोई भी तत्व होगा उसके अंदर के जो भी कोश हमारे पूरे भर चुके हैं उसमें से हम न तो इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं न ही त्याग और उसमें ऐड कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनों का लेन देन होगा, कुछ भी होगा तो वो कहाँ से होता है, उसके बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो संयोजकता को हम क्या कहेंगे, कि बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। कोई परमाणु है उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है। जैसे हम लिथियम की बात करें, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2 तो के में भरेंगे और एल में कितने भरेंगे, 1 भरेंगे, तो उसकी संयोजकता कितनी हो गई, 1। अब ये संयोजकता जो है वो वर्ग में किस प्रकार प्रभावित होती है, आवर्त में किस प्रकार प्रभावित होती है, कैसे उसमें चेंज होता है, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ग में, वर्ग में या समूह में। समूह में संयोजकता किस प्रकार परिवर्तित होती है। जब भी हम किसी भी एक समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है, उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या समान होती है।
तो वर्ग में ऊपर से जाने पर क्या होगा, संयोजकता का मान, संयोजकता हमारी एक ही वर्ग में संयोजकता समान होती है, समान रहती है। समान कैसे रहती है, जैसे हम पहले वर्ग की बात करें, किसकी बात करें, फर्स्ट वर्ग की। फर्स्ट वर्ग में कौन कौन से तत्व हैं, हाइड्रोजन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इनका परमाणु क्रमांक कितना है, 1, 3, 11, 19। अगर हम इनके इलेक्ट्रॉन भरें तो इसमें कैसे भरेंगे, इसमें 1 होगा, इसमें 2 1, 2 8 1, 2 8 8 1। तो हमने क्या देखा कि जो इसका बाह्यतम कोश है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, सब में 1 1 है। कितने इलेक्ट्रॉन है, सब में 1 है। और बाकी अंदर वाले कोश है पूरे भरे हुए हैं। तो पूरे भरे हुए कोश होने की वजह से हम इनको नहीं छेड़ेंगे, हम सिर्फ बाह्यतम कोश की चर्चा करेंगे। उसमें सभी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारी समान है। तो जो पहला वर्ग है उसकी संयोजकता कितनी हो गई हमारी, 1, क्योंकि उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। हम दूसरे वर्ग की बात करेंगे तो उसकी संयोजकता कितनी हो गई, 2। तो बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो उसकी संयोजकता होती है। तो वर्ग में क्या होगा, संयोजकता हमारी समान रहेगी। हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो बाह्यतम कोश में ऊपर से इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होने की वजह से इनकी संयोजकता का मान कैसा होगा, समान होगा। अब हम बात करते हैं कि आवर्त में किस प्रकार संयोजकता बदलती है। एक ही आवर्त में हम जाते हैं तो संयोजकता का मान किस प्रकार बदलता है। आवर्त में जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे यानी बाएं से दाईं ओर जाएंगे, तो संयोजकता का मान एक एक करके बढ़ेगा क्योंकि उनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ रही है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अपन दूसरे आवर्त की चर्चा कर लें। दूसरे आवर्त में कौन कौन से तत्व प्रेजेंट है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ये सभी तत्व प्रेजेंट है। आवर्त में क्या होता है, देखो हमने एक सेकंड आवर्त का एग्जांपल लिया है। सेकंड आवर्त के तत्वों को लिख लिया, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। अगर हम इनकी परमाणु क्रमांक की बात करें तो इनका परमाणु क्रमांक कितना है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इनका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 3 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, 2 और 1। 4 कैसे भरेंगे, 2 2, ये 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 2 7 और 2 8। तो हमने देखा कि इनका आंतरिक कोश तो पूरा भरा हुआ है, सभी में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, लेकिन बाह्यतम कोश में हम देख रहे हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू हमारा बढ़ता जा रहा है। तो संयोजकता का मान एक आवर्त में किस प्रकार प्रभावित होगा कि जब भी हम आवर्त में बाएं से दाएं की ओर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो बाह्यतम कोश में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से इनकी संयोजकता का मान भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। तो जब भी हम आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाएंगे हमारी संयोजकता का मान कैसा होगा, बढ़ेगा, क्योंकि बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो वर्ग में तो हमारी संयोजकता का मान समान रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन आवर्त की बात करें तो संयोजकता का मान एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है, क्योंकि बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कंटिन्यू हमारी एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। संयोजकता के बाद आता है हमारा नेक्स्ट, हम गुण की चर्चा करेंगे, परमाणु का आकार। परमाणु का आकार हम कैसे पता करते हैं,
परमाणु का आकार परमाणु त्रिज्या के द्वारा डिसाइड होता है। जिसकी परमाणु की त्रिज्या बड़ी होगी उसके परमाणु का आकार बड़ा होगा और जिसकी त्रिज्या छोटी होगी उसका आकार छोटा होगा। परमाणु की त्रिज्या क्या होती है? कोई भी हमारा परमाणु होता है उसके केंद्र में क्या होता है? नाभिक होता है। केंद्र में क्या उपस्थित है? नाभिक। अब इलेक्ट्रॉन जो है उसके चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो नाभिक से जो भी हमारा बाह्यतम कोश है, कि बाह्यतम कोश चाहे के हो रहा हो, चाहे एल हो रहा हो, चाहे एम हो रहा हो, तो इस नाभिक से बाह्यतम कोश के बीच की जो दूरी है उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु त्रिज्या। तो इस दूरी का मान ज्यादा होगा तो परमाणु त्रिज्या का मान ज्यादा होगा, और इस दूरी का मान कम होगा तो परमाणु त्रिज्या का मान कम होगा, और परमाणु त्रिज्या का मान कम होगा तो परमाणु का आकार भी हमारा छोटा होगा। तो परमाणु त्रिज्या की परिभाषा क्या होगी? नाभिक से बाह्यतम कोश की दूरी, उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु की त्रिज्या। परमाणु की त्रिज्या जो है पिकोमीटर में नापी जाती है। किसमें नापते हैं? पीएम लिखते हैं शॉर्ट में, और इसे हम क्या पढ़ेंगे? पिकोमीटर। परमाणु की त्रिज्या पिकोमीटर में नापी जाती है। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि आवर्त में और वर्ग में जाने पर परमाणु की त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है। तो इस परिवर्तन को समझने के लिए एग्जाम्पल लेंगे हम। पहले हम एक ही वर्ग की बात करें। फर्स्ट वर्ग ले लेते हैं। पहले वर्ग में कौन कौन से तत्व हैं हमारे? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये तत्व प्रेजेंट है। अब इनका परमाणु क्रमांक देखें। इसका क्रमांक है 1, 3, 11 और 19। अगर हम इनमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो हम देखें इसमें इलेक्ट्रॉन 1 आएगा, इसमें 2 1, 2 8 1, 2 8 8 1। तो इसमें अपन देखें कोश कि कौन कौन से कोश प्रेजेंट है। ये हमारा के हो गया, ये एल हो गया, ये एम हो गया और ये एन हो गया। ये पहले नंबर का है, ये दूसरे है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो हाइड्रोजन में देखो क्या है, ओनली हमारा के ही कोश प्रेजेंट है, पहला ही। अगर हाइड्रोजन का हम संरचना देखें, ये हमारा नाभिक है, इसमें एक प्रोटॉन है और इसके चारों ओर ये के है जिसमें हमारा एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी परमाणु त्रिज्या कितनी हो गई? इतनी। लिथियम की चर्चा करें, इसमें 3 प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? के में 2 हो गए और ये क्या हो गया हमारा? एल में 1 हो गया। तो इसमें 2 कोश आ गए, परमाणु की त्रिज्या हमारी कंपैरेटिवली बढ़ गई। सोडियम की बात करें तो इसमें हमारा तीसरा कोश एम भी स्टार्ट हो गया। तो सोडियम का हम बनाएंगे परमाणु की संरचना, तो ये हमारा के में 2 हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हम एल में भर देंगे और 1 इलेक्ट्रॉन हम एम में भर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 इलेक्ट्रॉन एम में भर दिया। इसमें 3 कोश आ गए, दूरी और बढ़ गई। जब हम पोटेशियम की संरचना बनाएंगे तो इसमें 4 कोश है हमारा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसमें दूरी हमारी और बढ़ जाएगी। तो हम क्या देख रहे हैं कि नाभिक की बाह्यतम कोश से दूरी है वो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती जा रही है। तो बाह्यतम कोश से दूरी बढ़ने की वजह से क्या होगा? उसका आकार बढ़ जाएगा, उसका आकार बढ़ जाएगा। तो हम क्या कहेंगे? वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा? परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी और परमाणु त्रिज्या बढ़ने से
परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, जिससे परमाणु का आकार में वृद्धि होती है। क्यों वृद्धि होती है? क्योंकि वर्ग में ऊपर से जाने पर कोशों की संख्या बढ़ती है। वृद्धि किस लिए होती है? कि कोशों की संख्या बढ़ने के कारण हमारी परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। तो वर्ग में अभी हमने 4 एग्जाम्पल लेके देखे। हाइड्रोजन में हमारा एक ही कोश था कि इसकी परमाणु त्रिज्या छोटी थी। लिथियम में 2 हुए तो त्रिज्या और बढ़ी इससे। सोडियम में 3 कोश हो गए तो इसकी त्रिज्या और बढ़ी। पोटेशियम में 4 कोश हो गए, त्रिज्या हमारी और बढ़ती है। तो ऐसे हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो हमारी परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि कोशों की संख्या बढ़ती है। तो कोशों की संख्या बढ़ने से त्रिज्या का मान बढ़ता है और जिस वजह से परमाणु का आकार हमारा बढ़ता जाता है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? त्रिज्या में त्रिज्या बढ़ती है और त्रिज्या के बढ़ने से हमारे परमाणु के आकार में वृद्धि होती है। वर्ग में परमाणु का आकार बढ़ता है। अब हम चर्चा करेंगे कि हम एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तब परमाणु की त्रिज्या में क्या परिवर्तन होगा। तो हम एक ही आवर्त का एग्जाम्पल लेंगे, जैसे हमने दूसरे आवर्त का एग्जाम्पल लिया। दूसरे आवर्त में कौन कौन से तत्व प्रेजेंट है? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ये प्रेजेंट है। जरूरी नहीं आप इतने सारे तत्व लिखो, अपने को एक्सप्लेन करने के लिए अपन 2 से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो यहाँ पे हमें कुछ भी देखना हो तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की चर्चा कर लो कि कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं। 3 इलेक्ट्रॉन भरने, कैसे भरेंगे? 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 2 7 और 2 8। यानी दूसरे आवर्त में सिर्फ हमारे 2 ही कोश प्रेजेंट होते हैं। पहला कोश हमारा के होता है जो पूरा भरा हुआ है और दूसरा कोश कौन सा हमारा एल है। अगर हम इनकी संरचना की बात करें, हम सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल लेके भी डिस्कस कर सकते हैं कि एक तो मैंने लिथियम बनाया, फिर मैं कार्बन बना लेती हूँ। तो लिथियम की संरचना देखूं तो लिथियम की परमाणु क्रमांक कितना है? 3। तो इसमें प्रोटॉन भी कितने हैं? 3। इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो कैसे भरेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दिए, के में भर दिए 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन हमने एल में भर दिया। ये संरचना मैंने किसकी बनाई है? लिथियम की बनाई है। एक में कार्बन की बना लेती हूँ। कार्बन में क्या होता है? अपने को 6 प्रोटॉन है हमारे पास में, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने के में भर दिए और 4 इलेक्ट्रॉन मैंने किसमें भर दिए? एल में भर दिए। ये हमारा के है और ये हमारा एल है। इसमें ये के रहा, ये एल रहा। हम रेड पेन से इसको हाईलाइट कर देते हैं। तो अब हमने क्या देखा कि नाभिक से बाह्यतम कोश की दूरी समान है। लिथियम और बेरिलियम ये दोनों ही तत्व हमारे एक ही आवर्त के हैं और एक ही आवर्त में हमारे कोशों की संख्या समान रहती है। तो इसमें भी हमारे 2 ही कोश है, के और एल। और कार्बन में भी हमारे 2 ही कोश है, के और एल। लेकिन परमाणु की जो त्रिज्या है वो हमारी किस पे डिपेंड करती है? नाभिक से बाह्यतम कोश की दूरी के बीच में। तो इसमें भी हमारे 2 ही कोश है, इसमें भी 2 ही कोश है। तो बाह्यतम कोश की दूरी तो समान है, लेकिन क्या हुआ कि नाभिक में जो हमारे प्रोटॉन है उनकी संख्या बढ़ रही है। इसमें प्रोटॉन 3 है और इसमें प्रोटॉन 6 है। तो नाभिक में जो प्रोटॉन है वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को अपने आकर्षित करते हैं, क्योंकि असमान आवेशों में आकर्षण होता है। प्रोटॉन प्लस का होता है, इलेक्ट्रॉन माइनस का होता है। तो प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने आकर्षित करेंगे। दूरी तो समान है दोनों के बीच में। तो यहाँ पे तो नाभिक का आवेश है वो 3 था और यहाँ पे नाभिक का आवेश कितना हो गया? 6 हो गया और दूरी हमारी उतनी ही है दोनों में। लेकिन जो नाभिक का जो आवेश बढ़ गया है उसमें वृद्धि हो गई है। तो इसको हम क्या कहेंगे? नाभिकीय आकर्षण बल।
प्रोटॉन जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, खींच के रखते हैं, बांध के रखते हैं, उसके लिए हम क्या शब्द काम में लेंगे? नाभिकीय आकर्षण बल। ये शब्द हमें यूज करना है। तो जब आवर्त में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं, तब हम क्या देख रहे हैं कि नाभिकीय आकर्षण बल में धीरे धीरे वृद्धि होती है। कोश तो उतने ही है, लेकिन नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ रहा है। तो नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ने की वजह से क्या कर रहा है कि ये इलेक्ट्रॉनों को मजबूती से बांध के रखता है, अपनी ओर खींच के रखता है, जिसकी वजह से क्या होगा? परमाणु का आकार हमारा छोटा हो जाता है। तो जब भी हम आवर्त में बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा? कोशों की संख्या तो समान रहेगी। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा? कोश की संख्या समान रहेगी। कोश की संख्या तो समान रहेगी, लेकिन बढ़ेगा क्या? प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल में वृद्धि होती है, जिसकी वजह से क्या होगा? परमाणु का आकार छोटा होगा। तो आवर्त में जाने पर छोटा होगा, और वर्ग में अभी हमने डिस्कस किया था परमाणु का आकार कैसा होगा? बड़ा होगा, क्योंकि उसमें कोश की संख्या बढ़ती जाती है। नेक्स्ट आता है धात्विक व अधात्विक गुण। तो धात्विक और अधात्विक गुण दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर किसी भी तत्व में धात्विक गुण ज्यादा है तो ऑब्वियसली उसमें अधात्विक गुण कम होंगे, इसलिए हम इनको एक को समझ लेंगे तो दूसरे कॉन्सेप्ट हमें अपने आप समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम किसकी चर्चा करेंगे कि धात्विक गुण क्या होते हैं। धात्विक गुण क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की जो प्रवृत्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं? धात्विक गुण कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन त्यागने से उन पे क्या आ जाएगा? धनावेश आ जाएगा। तो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जितना जल्दी धनावेश आएगा, उसे हम क्या कहेंगे कि उसमें धात्विक गुण उतने ही अच्छे हैं। तो धात्विक गुण क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आवेश ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है उसे हम क्या बोलते हैं? धात्विक गुण। कोई भी तत्व है, कितना इजीली इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। तो एग्जाम्पल हम लेते हैं कि आवर्त सारणी में अगर हम देखें तो हमारी धात्विक कौन सी है, या आवर्त सारणी की चर्चा करें तो इसमें हमें दिख रहा है कि धात्विक कौन सी है। यहाँ पे जो आपको ग्रीन कलर से दिख रही है वो सारी हमारी धातुएं हैं, और ये किस साइड पाई जाती है? आवर्त सारणी में लेफ्ट साइड में। और जो यहाँ पे ऑरेंज कलर से हाईलाइट हो रही है वो हमारी क्या है? अधातु है। वो कैसी है? ऑरेंज कलर की है, और आवर्त सारणी में राइट साइड में होती है। तो धातु का किस साइड है? लेफ्ट में, और अधातु किधर है? राइट साइड में। इनका नेचर क्या है? इलेक्ट्रॉन त्यागने का है, और इनका नेचर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का है। अब त्यागने में भी सबका नेचर अलग अलग होगा कि कौन जल्दी त्यागेगा, आसानी से त्यागेगा, कौन थोड़ा मुश्किल से त्यागेगा। तो जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उसमें धात्विक गुण उतने ही ज्यादा होंगे, और जो मुश्किल से त्यागेगा उसमें धात्विक गुण हमारे कम होंगे। ऐसे ही अधात्विक में है, कौन कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। जितना जल्दी, जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उसमें हमारे अधात्विक गुण ज्यादा होंगे, और जितना मुश्किल से ग्रहण करेगा उसमें हमारे अधात्विक गुण हमारे कम होंगे। तो आवर्त सारणी में लेफ्ट साइड में हमारी धातु है और राइट साइड में हमारे अधातु हैं। अब इनके गुण किस प्रकार से बदलेंगे उसकी हम चर्चा करें। तो धात्विक गुण क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनावेश ग्रहण करने की प्रवृत्ति। तो ये तो पता चल गया हमें कि हमारे लेफ्ट साइड में धातु है, तो हम लेफ्ट साइड का कोई भी ग्रुप का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो सबसे पहले अपन ने फर्स्ट ग्रुप का ही एग्जाम्पल लिया। फर्स्ट वर्ग में कौन कौन से तत्व प्रेजेंट हैं? वर्ग की चर्चा कर रहे हैं कि धात्विक प्रवृत्ति है वर्ग में किस प्रकार से बदलती है। तो एक ही वर्ग का एग्जाम्पल ले लो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये तीन एग्जाम्पल लिए। ये हमारा 3
11 19 नंबर पे है। इलेक्ट्रॉन हम भरेंगे तो कैसे भरेंगे, 2 1 2 8 1 2 8 8 1। तो इसमें कितने कोश है हमारे, इसमें K और L है, इसमें KLM KLMN, इसमें ओनली 2 ही कोश है, इसमें 3 कोश में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं और इसमें हम 4 कोश तक इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम वर्ग में नीचे जा रहे हैं, नाभिक से हमारे बाह्यतम कोश की दूरी बढ़ती जा रही है। इसमें जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन है वो कौन से कोश में है, दूसरे में। इसमें बाह्यतम कोश है वो तीसरे कोश में प्रेजेंट है, इसमें बाह्यतम इलेक्ट्रॉन है वो चौथे कोश में प्रेजेंट है। तो कोश की दूरी बढ़ रही है। अब कोश की दूरी बढ़ रही है तो जो हमारे नाभिक की आकर्षण बल है उसका मान कम हो रहा है। नाभिकीय आकर्षण बल का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जैसे कि अपन बात करें कि चाहे ध्वनि हो चाहे प्रकाश हो, दूरी बढ़ने से उसका मान कम होता है। चुंबक का चुंबकीय गुण है वो भी क्या होता है, दूरी बढ़ने से उसका मान कम होता है। तो इसी प्रकार नाभिक जो है उसका भी जो बल है, आकर्षण बल है, वो जैसे जैसे हमारी दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे उसका मान कम होता जाएगा। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर हमारी दूरी बढ़ रही है, नाभिक से बाह्यतम कोश की दूरी बढ़ रही है। तो दूरी बढ़ने से क्या हो रहा है, जो नाभिकीय आकर्षण बल है उसका मान बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पे कम हो रहा है। बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पे मान कम होने से क्या होगा कि बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली निकल जाएगा, वो इतना मजबूती से हमारा बंधा हुआ नहीं रहेगा। इसलिए वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर हमारे नाभिकीय आकर्षण बल कम होता है और कम होने से क्या होगा, धात्विक प्रवृत्ति बढ़ती है, धात्विक गुण बढ़ेगा। तो इसमें सबसे नीचे का जो तत्व है कौन सा है, फ्रांसियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो फ्रांसियम में उसमें सबसे ज्यादा धात्विक गुण होंगे जितने भी हमारे धातुएं प्रेजेंट हैं। अगर हम सेकंड वर्ग की बात करें तो सेकंड वर्ग में भी यही होगा। वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, नाभिकीय आकर्षण बल का मान हमारा कम होगा और ये कम होने से हमारा धात्विक गुण है वो बढ़ेगा। लेकिन जब हम पहले और दूसरे वर्ग की तुलना करें तो इसमें से कौन ज्यादा धात्विक होगा, पहला वर्ग। पहले और दूसरे वर्ग की चर्चा करें तो ज्यादा धात्विक कौन सा होगा, पहला वर्ग। पहला वर्ग क्यों होगा, क्योंकि इसमें हमें एक ही इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसमें हमें 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा मुश्किल होता है और एक इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाता है। तो जो जितना इजीली निकलेगा उसमें धात्विक गुण हमारे उतने ही ज्यादा हो जाएंगे। तो वर्ग में धात्विक गुण में क्या परिवर्तन आया कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर नाभिकीय आकर्षण बल कम होता है। नाभिकीय आकर्षण बल कम होने से बाह्यतम कोश पर लगने वाला जो आकर्षण बल कम होता है, इलेक्ट्रॉन ढीले बंधे होते हैं। ढीले बंधे होने की वजह से वो इजीली बाहर निकल जाते हैं और तत्व के ऊपर धनावेश आ जाता है और इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने की वजह से हम क्या कहते हैं कि धात्विक प्रवृत्ति है वो बढ़ती है। तो अभी हमने वर्ग की चर्चा कर ली, अब हम क्या करेंगे, आवर्त की चर्चा करेंगे। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या परिवर्तन होगा धात्विक गुण में, क्या परिवर्तन होगा। दाएं से बाएं जाते हैं हम, मान लो सेकंड आवर्त की चर्चा करें, इसमें कौन कौन तत्व प्रेजेंट है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भरे ये 3 नंबर पे हैं, 4 5 6 7 8 9 10। इलेक्ट्रॉन की चर्चा करें, इसमें भरेंगे हम 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5
2 6, 2 7 और 2 8। इस प्रकार हम इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसमें 2 ही कोश प्रेजेंट है सारे में, ओनली K और L, 2 ही कोश प्रेजेंट है। तो बाह्यतम कोश की दूरी तो समान है, लेकिन बढ़ क्या रहा है, नाभिकीय आकर्षण बल। जब भी हम आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होगा, नाभिकीय आकर्षण बल है, इसका मान बढ़ता है। दूरी समान है, कोश की संख्या समान रहेगी। आवर्त में कोश की संख्या समान रहेगी, लेकिन प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है, और प्रोटॉन की संख्या बढ़ने से क्या हो रहा है, नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ रहा है, और नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर नहीं निकल पाएंगे। इस वजह से क्या होगा, धात्विक गुण है वो हमारे आवर्त में कम होते हैं। धात्विक गुण हमारे आवर्त में कम होते हैं, और वर्ग में कैसे होते हैं, बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं वर्ग में, क्योंकि वर्ग में नाभिकीय आकर्षण बल का मान कम होता है तो बढ़ जाते हैं, और आवर्त में नाभिकीय आकर्षण बल का मान बढ़ता है तो धात्विक गुण है वो हमारे कम होते जाते हैं। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि धात्विक गुण जो है वो किसके समान, इस पे क्या असर पड़ता है कि प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ेगा। एक लाइन में हम कहना चाहें तो प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ने से धात्विक गुण हमारा कम होता है, उल्टा असर होता है। तो वर्ग में क्या होता है, वर्ग में प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बढ़ता है तो हमारे धात्विक गुण क्या होते हैं, घटते हैं। और आवर्त में नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ता है, वर्ग में आकर्षण बल घटता है तो धात्विक गुण बढ़ते हैं, और आवर्त में नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ता है तो धात्विक गुण हमारे घटते हैं। तो धात्विक गुण जो है प्रभावी नाभिकीय आवेश के विपरीत होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, कि ये बढ़ेगा नाभिकीय आकर्षण बल तो धात्विक गुण का मान हमारे घटेगा। अब धात्विक गुण का उल्टा ही हमारे क्या हो जाएगा, अधात्विक गुण। अधात्विक गुण में हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना है। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने का जो कॉन्सेप्ट है उसका जस्ट उल्टा ही हम क्या करेंगे, अधात्विक गुण में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में करेंगे। तो अभी हमने क्या देखा कि प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मजबूती से बंधेंगे, मजबूती से बंधेंगे तो इजीली निकल नहीं पाएंगे, तो धात्विक गुण का मान कम होगा। ठीक है, तो इसका उल्टा होगा, उल्टा क्या होगा कि अधात्विक गुण कब बढ़ेंगे, जब हमारे प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल का मान बढ़ेगा तो हमारा ये भी बढ़ेगा, क्योंकि आकर्षण बल कम होने से तो इलेक्ट्रॉन निकलने की प्रवृत्ति हो गई, और हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो अधात्विक गुण में क्या होता है, अधात्विक गुण में इलेक्ट्रॉन हम ग्रहण करते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति हमारी जितनी बढ़ेगी उतनी हमारा क्या होगा, अधात्विक गुण बढ़ेंगे। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कब बढ़ेगी, जब हमारा प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ेगा। आकर्षण बल बढ़ेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम होगी, और त्यागने कम होगी तो जुड़ने की प्रवृत्ति अपने आप हो जाएगी। जैसे कि अपन देखें, अपन बाजार से सामान लेने जाते हैं तो तराजू में जब हम सामान रखते हैं तो एक जगह मैंने कोई वजन कम कर दिया तो वो ऊपर हो गया, ठीक है।
तो दूसरा हिस्सा अपने आप नीचे हो जाएगा, दूसरा हिस्सा अपने आप नीचे हो जाएगा। तो अगर किसी तत्व की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ रही है तो ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपने आप कम होगी, और ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है तो त्यागने की प्रवृत्ति ऑटोमेटिक हमारी कम होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम होती है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति हमारी बढ़ती है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ने से अधात्विक गुण बढ़ते हैं। तो आवर्त में जब हम दाएं से बाएं जाएंगे तो हमें पता है कि नाभिकीय आकर्षण बल है, इसका मान बढ़ता है, इसका मान बढ़ने से क्या होगा, अधात्विक गुण है जो हमारे बढ़ेंगे। इसका उल्टा हमारे वर्ग में होता है, वर्ग में जाने से क्या होगा, जो नाभिकीय आकर्षण बल है उसका मान घटेगा, उसका मान घटने की वजह से क्या होगा कि अधात्विक गुण भी घटेंगे, अधात्विक गुण भी हमारे घटेंगे। तो अधात्विक गुण जो है किसके समान दर्शाते हैं, प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल के समान व्यवहार दर्शाते हैं। इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान भी बढ़ेगा, दोनों ऑटोमेटिक बढ़ेंगे। तो इस प्रकार आवर्त में धात्विक गुण हमारे बढ़ते हैं और वर्ग में घटते हैं। तो अगर हम सेकंड आवर्त की बात करें, सेकंड आवर्त में कौन कौन से तत्व हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो सबसे लास्ट में कौन आ रहा है हमारा, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का अधात्विक गुण सबसे ज्यादा होगा, इसके बाद ऑक्सीजन का होगा, फिर नाइट्रोजन का होगा, फिर कार्बन का होगा। तो इस प्रकार राइट साइड में हम जैसे जाएंगे वैसे हमारे अधात्विक गुण बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की हमारी प्रवृत्ति बढ़ेगी। तो इस प्रकार हमने देखा कि धात्विक गुण और अधात्विक गुण किस प्रकार आवर्त में और वर्ग में बढ़ते हैं, घटते हैं, प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल के साथ इनका व्यवहार किस प्रकार चेंज होता है। तो इसमें हमें जो भी गुण की चर्चा करनी हो उसको डिस्कस करने के लिए हम क्या करेंगे, नाभिकीय आकर्षण बल को देखेंगे कि नाभिकीय आकर्षण बल हमारा घट रहा है या बढ़ रहा है, और नाभिकीय आकर्षण बल हमारा आवर्त में हमेशा बढ़ेगा और वर्ग में हमेशा घटेगा। जो हमारा नाभिकीय आकर्षण बल है वो कहाँ बढ़ता है, आवर्त में। आवर्त में हम जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो बढ़ेगा और वर्ग में हमारा घटेगा। बस इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारे सारे गुण आएंगे, चाहे हमारा परमाणु का आकार हो, परमाणु की त्रिज्या हो, धात्विक गुण हो, अधात्विक गुण हो। इसी में एक शब्द और आता है हमारी विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता का मतलब क्या है कि जो माइनस आवेश है वो कितना ज्यादा वो उस पे आ रहा है। कहने का मतलब क्या है, ज्यादा का मतलब क्या है कि कितना जल्दी वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहा है। इस पावर को हम क्या कहते हैं, विद्युत ऋणता ही कहते हैं। तो विद्युत ऋणता का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे अधात्विक गुण के समान ही है। अधात्विक गुण का मतलब भी क्या है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, और विद्युत ऋणता का मतलब भी क्या है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। तो अधात्विक गुण भी हमारे लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो बढ़ते हैं, और विद्युत ऋणता का मान भी लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी होती है, फ्लोरीन की। जो कॉन्सेप्ट हमारा अधात्विक गुण में है सेम कॉन्सेप्ट हमारा विद्युत ऋणता में होता है। तो इस प्रकार बच्चों इस क्लास में हमने क्या देखा, तो बच्चों इस क्लास में हमने क्या देखा कि आधुनिक आवर्त सारणी क्या है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या गुणधर्म है उसकी हमने चर्चा करी। गुणधर्म में हमने संयोजकता देखी, परमाणु आकार देखा, धात्विक अधात्विक गुण देखे और विद्युत ऋणता देखी कि आवर्त में जाने पर उसमें क्या चेंज आ रहा और वर्ग में जाने पर उसमें क्या चेंज आ रहा है। तो बच्चों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मेरे चैनल पर पहली बार आए तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।